पहाड़ों की रानी शिमला के ट्रिपल एच में कृषि विभाग के तत्वावधान में उत्तरी राज्यों के लिए रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा ने की। पार्लियामेंट कमेटी के गणमान्य सदस्यों को इस अवसर पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश IAS राकेश कंवर ने पहाड़ी टोपी, शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। These are some miniature paintings from Kangra art. Thank you. इस बैठक में उत्तर भारत के सभी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेसिव किसान और एग्रीकल्चर विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भी भाग लिया। रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में परिचर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश को चुना गया। इसके लिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश IAS राकेश कंवर ने विभाग का धन्यवाद किया और हिमाचल प्रदेश के किसानों और कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न राज्यों से आए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कृषकों का भी बैठक में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, कृषि विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, विशेष रूप से प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा, चेयरमैन CACP, और जो मेंबर्स हैं डॉक्टर नवीन सिंह, श्री रतन लाल जी, श्री अनुपम मित्रा जी, आप सबका और सभी मेंबर स्टेट्स जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। I hope the meeting will be meaningful and fruitful, not only for the purpose for which it is being convened, but also we would be very happy to learn our officers, maybe informal interaction during the day or otherwise, of what is happening in other states, so that if there is something that we can learn and practice here, we'll be very happy to have those experiences shared. Thank you very much and welcome once again. Thank you. मेंबर सेक्रेटरी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस श्री अनुपम मित्रा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की ओर से मैं उत्तरी राज्य के लिए विपणन मौसम 2024-25 के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी फसल मूल्य नीति संबंधी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों को इस बैठक के आयोजन और किए गए सभी प्रबंधों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CACP अपनी अनुशंसाएं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व इन क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन और भागीदारों के साथ विचार विमर्श करता है। आज हमारे बीच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधि, साथ ही किसान और कृषि लागत संबंधी योजनाएं के लिए आंकड़े एकत्र करने की शामिल अधिकारी उपस्थित है। मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अनुशंसा करता नहीं है, परंतु उत्पादकता, विपणन, टेक्नोलॉजी, बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऋण आदि कारक जिनसे कृषि उपज प्रभावित होती है संबंधी गैर मूल्य नीति अनुशंसाएं भी करता है। रबी फसल मूल्य नीति के लिए अनाज में गेहूं और बार्ली, दलहन में मसूर और चना, तिलहन में सरसों और कुसुम का MSP निर्धारित किया जाता है। CACP द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर हम कुछ राज्यों से प्राप्त हुई है। अभी कुछ राज्य जैसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से उत्तर प्रतीक्षित है, और फूड डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड का एग्री डिपार्टमेंट से हमें उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन फूड डिपार्टमेंट से अभी भी उत्तर प्रतीक्षित है। आप सभी जानते हैं कि आयोग को शीघ्र ही जो उत्तर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, अतः मैं सभी राज्यों से उनके उत्तर तथा स्पष्टीकरण शीघ्र भेजने का अनुरोध करता हूं। प्रोग्रेसिव किसान कुंदन लाल शर्मा ने अपने राज्य की कृषि से संबंधित कृषकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे फंगस, कीट से फसलों को होने वाला नुकसान और विभिन्न रसायनों के प्रयोग से किसानों का अवगत न होना के बारे में बताया और अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध किया कि किसानों के लिए समय समय पर अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएं। विभिन्न राज्यों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पार्लियामेंट कमेटी के सदस्यों के समक्ष अपने राज्य की कृषि संबंधी समस्याएं और उससे संबंधित जानकारी साझा की। इस बैठक में जैसा कि पहले अनुपम जी ने बताया था कि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा इन सब के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और हम सब का ये रहता है किसान की फसल का कैसे उचित मूल्य मिले, इसलिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, और उसी के संदर्भ में आप सबको यहाँ पर इस बैठक में आमंत्रित किया और आपने भाग लिया। अब इस आप सजेशन इसमें देते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखी जाए, उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अपन तय करते ही हैं, परंतु जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम नहीं होगा तब तक हम इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने पर भी किसान को सही उचित मूल्य नहीं मिल पाते। इसलिए इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन करने के लिए क्या वैरायटीज का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या इरिगेशन के बारे में कर रहे हैं, क्या जो पूरे फसल चक्र के अंदर जो हम काम करते हैं उस तरह किस तरह से टेक्निक का किसानों को दी जाती है, उसके बारे में आप सब लोग ज़्यादा इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, और जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है CSP, उसके लिए भी अच्छा रहेगा कि वो सजेशन से मतलब पूरे किसान को जिस तरह उचित मूल्य दिलाना चाहते हैं उससे पूरा उनको लाभ मिल सके, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। आप अभी इस साल की अगर देखेंगे तो हमारा लगभग सभी फसलों में जो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, चाहे आप फूड गेन्स की बात करिए, पल्सेस की बात करिए, ऑयल सीड्स की बात करिए या कमर्शियल क्रॉप्स की बात करिए। और उसी के साथ साथ जो है हमारा एक प्रयास रहा है कि एक किसान को जो है वो एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, एक उचित मूल्य उसके उत्पादन का उसको मिले। और अभी जो खरीफ क्रॉप्स का जो MSP डिक्लेयर किया तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक बहुत अच्छी वृद्धि उसमें जो है वो दर्ज की है। और हमारा फोकस ये है कि हम उन चीज़ों पे, उन फसलों पे ध्यान दें जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जहाँ पे मार्केट डिमांड है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम दलहन और तिलहन जो थे, इन चीज़ों पे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, और निरंतर प्रयास किया तो पिछले 5 साल में हम जो दलहन फसलें हैं उसमें तो लगभग हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और आज हमारी प्रोडक्शन जो है वो लगभग 27-28 मिलियन टन पे है, जो कि 15-16 मिलियन टन पे होती थी। और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, 2-2.5 मिलियन टन पे हैं। लेकिन अभी भी जो हमारा एडिबल ऑयल सेक्टर है तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लगभग 60% जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है तो अभी भी इंपोर्ट से आती है। तो हमारा जो MSP का एक डायरेक्शन था, तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि जब हम MSP रिकमेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि अगर किसान की लागत उसको ना मिले तो वो उस चीज़ को पैदा नहीं करेगा। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसमें जो है कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आपका जो है डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, बोथ जो डोमेस्टिक मार्केट में क्या है और वर्ल्ड मार्केट्स में क्या है, क्योंकि अब आप जो है वो वर्ल्ड मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। इसी तरीके से उसमें हम प्राइसेस का भी देखते हैं कि किस क्रॉप का प्राइस किस जो आपका डोमेस्टिक मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है वो क्या है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी डिमांड जो है वो किस साइड शिफ्ट हो रही है। अब जैसे आप देखेंगे तो अभी हमारा जो फोकस था वो ये था कि हम जो MSP जो बढ़ाया वो तिलहन फसलों पे, दलहन फसलों पे
और जो मोटा अनाज होता है न्यूट्री सीरियल्स और जिसको अभी श्री अन्न बोलते हैं, तो उस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया पिछले 5-6 साल में। और इसके साथ ही साथ जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजनल मीटिंग करने का एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। जैसे हिमाचल जो है वो आपके हॉर्टिकल्चर में एक लीडिंग स्टेट है और एक बड़ा एक जिसको कहते हैं कि लीडिंग एग्जाम्पल है कि कैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ। तो क्या हम हिमाचल से कुछ सीख सकते हैं? इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो था बिल्कुल ज़ीरो के बराबर था, कहीं प्रोक्योरमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था, और जब उसका एक पॉलिटिकल एक जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हुआ, तो आज यूपी में जो है आपका प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, चाहे वो धान का हो चाहे वो गेहूँ का हो। तो हम जो राज्य जो अभी प्रोक्योरमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो क्या वो उत्तर प्रदेश से सीख सकते हैं कि वो कैसे सिस्टम डेवलप किए, एक बड़े ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव सिस्टम डेवलप किए। तो इसी तरीके से अगर हम राज्यवार में 2-3 इशूज़ रेज करूँगा, उसके बाद हम आपके सुझाव जो है वो देखेंगे। जब हम जैसे मान लीजिए पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, तो क्योंकि ये हमारी खरीफ रबी फसलों की डिस्कशन है, तो मैंने देखा कि पिछले 10 साल का जो एक एनालिसिस, हम अगर वीट जो है हमारा गेहूँ जो सबसे बड़ी क्रॉप है, और पिछले साल 10 साल का अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में आपका जो एरिया का ग्रोथ रेट है वो भी ऑलमोस्ट आपका नेगेटिव में है। यील्ड इम्प्रूवमेंट का ग्रोथ रेट जो है वो भी ऑलमोस्ट आपका 0 या नेगेटिव में है। तो हमारे लिए वो चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा एरिया तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एरिया तो हमारा एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमारी यील्ड की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो एक बहुत एक समस्या होने वाली है। क्योंकि जब हमारी यील्ड स्टैग्नेट करती है, तो उसमें किसान क्या करता है कि उसमें किसान ज़्यादा खाद डालेगा, ज़्यादा इनपुट्स देगा, लेकिन उसकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो वो बिल्कुल आपने उसको रीच कर लिया है। तो वो हमारे साइंटिस्ट के लिए जो एक चैलेंज है कि हम नई टेक्नोलॉजी, नए सीड कैसे डेवलप करें। अब जैसे हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में यहाँ पे गेहूं का जो उत्पादन है मेरे ख्याल से वो 6 लाख टन के लगभग है जहाँ तक। और हमारा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का सिस्टम आज से 3 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये मेरी अपना राज्य है, तो मैं तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो हमारा देखिए कि यहाँ पे पिछले 3 साल में थोड़ा सा इन्होंने प्रोक्योरमेंट का सिस्टम डेवलप किया, और जो हमारा मार्केटेड सरप्लस है इस स्टेट का, तो वो लगभग आपका 2/3 है कि जितना हम पैदा करते हैं, अगर 6 लाख टन पैदा करते हैं तो उसका 2/3 जो मार्केटेड सरप्लस है वो मार्केट में जाना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोक्योरमेंट जो है वो 3,000-4,000 मेट्रिक टन के लगभग है। और इसके साथ ही साथ हमारी जो एक NFSA के और PDS के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग हम 5 लाख टन जो है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से FCI से लेते हैं। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के किसानों ने अपने सुझाव भी दिए। आपने देखा होगा पहले जो बीज थे हमारे क्षेत्र में 2 चीज ज्यादा होती थी। एक गन्ना होता था, 100 मन गुड़ बिना रसायन के और बिना कृषि प्रयोग के 100 मन गुड़ होता था 1 हेक्टेयर में। 100 मन मिर्च होती थी, ना कोई रासायनिक खाद डालते थे, ना कोई हाइब्रिड सीड था। तो हमारे बीज कहाँ चले गए? कुछ बीज हमारे देश में ऐसे थे जो बिना रसायन के प्रयोग के भी वे पूरी आमदनी देते थे। वे बीज जो सुरक्षित शायद होंगे अपने देश में, उनको दोबारा से ढूंढा जाए और उनको उससे लागत हमारी कम हो सकती है, इस ओर ध्यान दिया जाए। बस मेरा इतना ही कहना। धन्यवाद। जरूरत तो MSP को बढ़ाने की है। यहाँ पर बहुत ही छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं और वो फ्रेगमेंटेड भी हैं। MSP को बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। और जो पिछले वर्षों में जैसे गेहूं का 2125 पिछले साल में था और धान का 2040 रुपये प्रति क्विंटल MSP था, इसमें क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे एक तो लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है हिमाचल प्रदेश में, और जो टेरेन है इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर के संबंध में बताया गया कि वहाँ नेट क्रॉप एरिया कितना है और ज्यादातर वहाँ पर स्मॉल फार्मर्स की संख्या है। जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेसिव किसान ने अपने अनुभव इस मौके पर विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को मशीनरी महंगी मिलती है, क्लाइमेट प्रॉब्लम भी रहती है। यहाँ का किसान फिर भी काफी ज्यादा मेहनत करता है और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन बिना स्प्रे के कर रहा है। जैसे कि हमारी गेम चेंजर पॉलिसी बन रहा है, अभी भी वो फार्मर्स को समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारी अवेयरनेस दिया जाता है पंचायत लेवल पे, आप इसमें आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को दर्ज करा। इस तरीके से अभी FPO जो है वहाँ पे अभी हमारा उतना सोच में नहीं आ रहा है कि हमें किस तरह से चला। हम फिर भी अभी वहाँ की मंडी पे डिपेंड है, किसान से उठा रहे हैं, मंडी वाले के पास जा रहे हैं, भाई इसको दे दो।
इतना हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट का जो पैसा 2-4 पैसा है वो बच रहा है इसको एफपीओ को, ये चीज़ है, बाकी वही की वही है। किसान है वो एक सशक्त हो। और अभी क्या हो रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे, कोई नाबार्ड फंडेड है, कोई एसएफएसी फंडेड है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का, कोई रूरल डेवलपमेंट का, तो हम सभी जो हैं वो नंबर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कितनी एफपीओज बना दी, कितनी बना दी। तो देखिए ये तो एक राज्य सरकार की भी एक जिम्मेवारी है कि हम एक कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम क्रिएट करें कि जहाँ पे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो जैसे मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट की फंडिंग है, आपके बाकी डिपार्टमेंट्स की फंडिंग है, तो उसको हम कन्वर्ज करें स्टेट लेवल पे और एक उसके लिए एक सिस्टम बनाएं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग, मैं तो कहता हूँ कि पूरे गांव में या 4 गांव में एक ही फार्मर्स एसोसिएशन हो, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वो स्ट्रांग हो। अब वहाँ पे क्या है कि वो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वाले वो अपना बना देंगे, रूरल डेवलपमेंट वाले अपना बना देंगे, तो वो राज्य सरकार को उसकी चिंता करने की ज़रूरत है और उस पर चिंतन करना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कैसे उस डुप्लीकेसी को हटाएं। क्योंकि अगर आपके 4 या 5 डिपार्टमेंट का अगर बजट आप इकट्ठा करते हैं तो वो कम नहीं होता है। तो थोड़ा सा किसानों का भी मेरा ये है कि आप जब ये तो इन चीज़ों को जब एक मजबूत तरीके से उठाओगे तो वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उस चीज़ को सुनती है। इस मौके पर अधिकारियों ने पार्लियामेंट कमेटी के समक्ष ये भी सुझाव रखा कि एग्रीकल्चर स्टेट्स को यदि इंसेंटिव दिया जाए तो वहाँ के किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसान की फसल तैयार है, ट्रॉली तैयार है, कहाँ से आंधी तूफान आ रहा है, वो फसल को अपने खेत में नहीं रख सकता, तो हमें उस सिस्टम को इंक्रीज करने की आवश्यकता है कि हम करेंगे उसको 25 या 50 दिन में अपनी मैन पावर को बढ़ाएं, क्योंकि तो शॉर्ट टाइम के लिए हमारा ऑपरेशन चलता है, 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए चलता है, तो उसमें हमें बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाया भी जाए। तो उस तरीके से लोगों को फिर अपने ट्रॉली जो प्राइवेट सेक्टर में ले जाके आगे पीछे जाके उसमें करना पड़ा। तीसरा जो हमने उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि जी अब इसका जो है वो पूरा उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि किसकी प्रोड्यूस आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। यहाँ पे ये भी चल पड़ा कि बायोमेट्रिक भी उसको करने की आवश्यकता है कि अंगूठा लगा के चलेंगे, तो आप एक चीज़ को रोकने के लिए आप 10 कम्प्लिकेशन और तैयार कर रहे हैं। किसान अंगूठा लगा के उसका बायोमेट्रिक तैयार करना, और इट्स नॉट सो ईजी करना है। जब आपका प्रोडक्शन हुआ है अल्टीमेटली अगर मान लो वहाँ पटवारी या कानून या कोई प्रधान या एग्रीकल्चर के डीओ कोई सर्टिफाई करते हैं, दैट इज स्पाइस प्रूफ की उसकी जेन्युइन, क्योंकि ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको करना। हमें कहीं ना कहीं विश्वास भी रखना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर किसान का ही आ रहा है, और किसान को हमें फ्लेक्सिबिलिटी और ईजीनेस देनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए उसके साथ। उसके सिस्टम को कम्प्लेक्स करे जा रहे हैं कि पता नहीं इसमें कितना फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता है इसमें करना। तो जब हम ये खाई तैयार करते हैं ना कि किसान और सरकार, तो वो मेरे ख्याल से उसको एक तो हमें भरने की ज़रूरत है। अब आपके बड़े स्पेसिफिक कंसर्न्स थे और बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं। अगर मैं फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें जैसे मान लीजिए कहा कि सेंटर खोलने में देरी होती है, इसलिए जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें यही था कि स्टेट्स को हम फ्लेक्सिबिलिटी दें, आप जहां मर्जी, जितने मर्जी, जैसा मर्जी करिए, जिस मर्जी क्रॉप का आप प्रोक्योरमेंट करिए। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ नहीं है, क्योंकि आपका मोस्टली जैसे हिमाचल में तो आपकी इतनी 5 लाख टन तो हम सेंट्रल पूल से लेते हैं, इसका मतलब आपको 5 लाख तक कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे प्रोक्योर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को ये जो है जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब ये कहें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करे, FCI करे, ये फूड मिनिस्ट्री करे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करे, तो वो एक हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। किसान की अगर भलाई करते हैं तो उसमें ये कि आपको कोई रोकता नहीं, आप जहाँ मर्जी सेंटर खोल लीजिए। दूसरी बात आई, आपने कहा कि क्वालिटी का इशू है, तो देखिए जब MSP रिकमेंड होता है तो उसमें लिखा होता है कि फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स जो वो मीट आउट होने चाहिए। उसमें किसान की गलती नहीं है, उसमें गलती है हमारे जो मान लीजिए ऑफिसर्स हैं। हम किसान को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आपका मॉइस्चर कंटेंट इतना होना चाहिए, आपका जो फॉरेन में उसमें मैटर है वो इतना होना चाहिए, कि हम किसान की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जो ये FPOs की जो बात हो रही है या कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, तो उसमें वही कह रहे हैं कि हम वहाँ पे इन चीज़ों पे जोर दें, आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें, तो किसान वही फसल लेके आए, वही क्वालिटी लेके आए जो आपके वहाँ सिस्टम में जो है वो हो जाएगी। अब गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप उसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड करोगे तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि मैं किसी का सिलेक्ट करूँ, किसी का रिजेक्ट करूँ। अब आपकी क्वालिटी कम है तो वो आपका FAQ नॉर्म मीट आउट नहीं करता, तो इसका मतलब वो आपका FCI प्रोक्योर नहीं करेगा या जो भी स्टेट एजेंसी है नहीं करेगी। और तीसरी बात आपने कहा कि ये बायोमेट्रिक का जो है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट वांट टू नेम द स्टेट। उस स्टेट का जो टोटल प्रोक्योरमेंट है वो उनके टोटल प्रोडक्शन से ज़्यादा है। अब मेरे को ये बताइए कि गेहूँ जो है, तो गेहूँ तो हमारे नॉर्थ में तो सारे खाते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 10-15%, 20% तो हम सीड के लिए खाने के लिए रखते होंगे।
अब आपका मैं 100 यूनिट पैदा कर रहा हूँ और मैं 110 मार्केट में वो जो है मंडी में बेच रहा हूँ, वो कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, ये जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट एंटर होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और इसका रीज़न यही है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इशू। मैं मानता हूँ कि किसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि बेचारे कि वो बायोमेट्रिक करे, वो पूरा ऑनलाइन ये करे, लेकिन थोड़े से ये जब मान लीजिए आपका ये जनधन अकाउंट वाला सिस्टम चला था तब भी शुरू में यही हुआ था। तो कोई भी चीज़ें जब जिसको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसान का भला हो और किसान के बीच में और एक जो आपका मान लीजिए गवर्नमेंट है या जो भी एक सर्विस प्रोवाइडर, उसके बीच की जो ये लेयर्स हैं वो ख़त्म हो। यूपी के अधिकारी ने बताया कि किसानों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहाँ तक ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग की डिबेट अभी सब जगह चल रही है सर, और स्टेट में यूपी में भी नेचुरल फार्मिंग के बुंदेलखंड में जिले घोषित कर रखे हैं, जिस पे हम लोग पिछले साल से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जल्दी ही सर। और ऑयल के सेक्टर में जैसे दलहन और तिलहन के सेक्टर में हम लोगों ने पिछले 2 साल से जो काम किया, अभी मैं आपको छोटा सा सर एग्जांपल उसमें देता हूँ सर। जब जो हमारे तिलहन पे हम लोग काम कर रहे थे पिछले 2 साल से, तो जो हमारी क्रॉप कटिंग और ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो नीचे के लोग हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, जो डेटा आ रहा था हमारे पास कि कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने GIS बेस्ड एक सर्वे कराया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के भी अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अदर भी यूज़ किए, और उसके बाद देखा कंपैरेटिवली कि पिछले 5 साल में जो हर पैटर्न में हर मंथ में क्या हमारा स्विंग पैटर्न रहा है और लास्ट तक कितना एरिया बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छी हमें उससे पॉजिटिव वाइब्स उसमें स्टेट को हम लोगों ने दिखाया था पूरा प्रेजेंटेशन से। हरियाणा राज्य के संबंध में डॉक्टर अनीता खरूप ने बताया कि गेहूं मंडी में आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं पेश आती हैं। प्रॉफिटेबल कोई प्रोफेशन ये नहीं रहा है अगर आप उसको मानिए प्रोफेशन को, इसलिए लोग दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम खुद भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, हम करते हैं, तो बहुत नहीं बच पाता है उसमें, क्योंकि अब मैकेनाइज्ड है, वो सारी इनपुट चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खाद डाले बिना भी अब खेती हो नहीं पाती है, क्योंकि बढ़ती नहीं है क्रॉप। अब आदत हो गई ना सर ज़मीन को। इनफॉर्मल हमारे छोटे सर ये वो है, हम टेक्निकल हम किसी भी क्रॉप के लिए ले लीजिए, अगर हमारा प्राइस जो है वो एक ओवर प्राइस्ड होगा तो उसमें आप compete नहीं कर पाओगे। जैसे वीट में तो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट भी किया। मैं आपको जैसे राइस का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर राइस में मान लीजिए हमारी जो MSP है उसको किसानों के हिसाब से अगर करेंगे तो उसमें क्या उसका नुकसान ये होगा कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, आज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, बोथ बासमती एंड नॉन बासमती। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया की मोनोपोली है, इंडिया इसलिए एक्सपोर्ट कर पाता है कि इंडिया को कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें। अगर वो प्राइस हमारा इतना हो जाएगा तो ऐसा है कि अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं compete कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वियतनाम बैठा हुआ, थाईलैंड बैठा हुआ, आपका पाकिस्तान बैठा हुआ, और अभी और भी बहुत सारी जो है वो कंबोडिया बहुत सारे पैदा कर रहे हैं। तो हमारे वो एक्सपोर्ट मान लीजिए नहीं होते, अगर वो 15-20 मिलियन टन अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पड़ा रहेगा। और डोमेस्टिक मार्केट में अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जितना मर्जी कर लीजिए, जो आपका डिमांड सप्लाई जो फैक्टर्स हैं वो प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो वो एक्सेस सप्लाई होगा तो वो आपके प्राइसेस और डिप्रेस होंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जॉइंट डायरेक्टर जगराज ढांडी ने इस अवसर पर कहा कि हर गांव में किसान अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, हरियाणा में एक किसान ने सोलर ट्यूब लगा रखा है, एक किसान के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, एक किसान के पास डीजल है फ्यूल। तो तीनों के खर्चों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी तरह हरियाणा में जैसे आज के दिन सरसों में 70 से 80% किसान हाइब्रिड यूज़ करते हैं पायनियर कंपनी का। उसका प्रति एकड़ खर्चा 600 से 700 रुपये है, क्योंकि सरसों में बीज डलता है 1 किलो से 1.5 किलो तक, 1.5 kg तक, जो कि यूनिवर्सिटी का अगर वो बीज दे तो वो सारा पड़ता है 100 रुपये। हरियाणा में मुख्य तौर पर चार फसल है, सही मायने में तो 3 ही हैं, गेहूँ, सरसों और एक थोड़ा 1 लाख हेक्टेयर एरिया है बारले में, 30,000 हेक्टेयर एरिया है चिप्पी में, ग्राम में, चने में।
विभाग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाजार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में किसानों को जागरूक करना और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ नवीनतम तकनीकों के साथ सामंजस्य बिठाना इस बैठक का उद्देश्य रहा।